ईडी का तगड़ा प्रहार, कांग्रेसियों में हाहाकार। कांग्रेस नेता ने राहुल सोनिया को फंसाया। घोटाले का खेल, अब राहुल सोनिया को जेल। नमस्कार, बात तो चुपेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के होश उड़ा देने वाली बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब ईडी का अगला एक्शन राहुल सोनिया पर होने वाला है। कांग्रेस नेता ने ही दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को ऐसे सबूत हाथ लग गए हैं कि अब विपक्ष के भी होश ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल से नेशनल हेराल्ड केस मामले में कई घंटों तक पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत ऐसे सवाल पवन बंसल के सामने दागे गए, जिसके जवाब देने में उनके पसीने छूट गए। यंग इंडियन के वित्तीय लेन देन की जानकारी भी पवन बंसल से मांगी गई। तो ऐसे में पवन बंसल ने ईडी के सामने जितना भी मुंह खोला है, कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया। बीते दिनों ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की थी। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की थी। ईडी ने कांग्रेसियों के घोटाले के तमाम सबूत जुटा लिए हैं। अब बारी है गिरफ्तारी की, जिसमें सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी का भी नंबर लगने वाला है। अभी तो सिर्फ केजरीवाल और बाकी पार्टियों के काले चिट्ठे खुल रहे थे, उनके नेता जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन अब बारी दोनों मां बेटों की आ गई है। दोनों पर आरोप काफी गंभीर है। कांग्रेसियों ने अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने बड़े फायदे के लिए न सिर्फ सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि बेशकीमती जमीनों का भी गलत इस्तेमाल किया। पवन बंसल समेत मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी ईडी के सामने मुंह खोल दिया है। बीते दिनों हुई छापेमारी में भी कई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। यही वजह है कि ईडी के खिलाफ ये लोग बवाल काट रहे थे। बार बार ईडी के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अब कांग्रेसी चिल्लाए या बौखलाए, ईडी का हंटर रुकने वाला नहीं है। बेशक सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हो, लेकिन ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो आगे एक और ट्विस्ट का खुलासा करेंगे। उससे पहले ये आपको बताते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिसका नाम सुनते ही राहुल सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस का बाकी कुनबा भी कांप उठता है। दरअसल देश की आजादी में महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। यह अखबार 3 भाषाओं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से प्रकाशित किया जाता था। इसका प्रकाशन करने वाली कंपनी का नाम एजेएल यानी द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड रखा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ जुड़े होने के कारण इसकी पहचान राष्ट्रवादी समाचार पत्र में होने लगी थी। उस समय इसमें प्रकाशित होने वाले लेख इतने प्रभावशाली साबित हुए कि अंग्रेज भी भयभीत हो गए और 1942 में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। आर्थिक तंगी का हवाला दिया गया। हालांकि 3 साल के बाद इसका प्रकाशन फिर से शुरू हुआ और आजादी के बाद भी नेशनल हेराल्ड की गिनती अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में होती रही। लेकिन समय बीतने के साथ ही ये नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बनकर रह गया। आखिर में 2008 में इसका प्रकाशन कंपनी की आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया। 8 साल के बाद 2016 में तीनों समाचार पत्रों को एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया, जो फेल साबित हुआ। कर्ज में डूबी एजेएल कंपनी ने 2010 में ये घोषणा कर दी कि वो कर्ज नहीं चुका सकती, और फिर यहीं से कांग्रेस की चालाकी का खेल शुरू हुआ। घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी गई। दरअसल एजेएल को आर्थिक तंगी के कारण कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर 90 करोड़ रुपए उधार दिए थे। कंपनी को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया, जबकि ये द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 का उल्लंघन है। इसके मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती, लेकिन कांग्रेस ने सभी नियम कानूनों को ताक पर रखा। वजह सिर्फ एक थी, बेशकीमती संपत्तियों पर कांग्रेस की नजर। ऐसे में 23 नवंबर 2010 को गांधी परिवार की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन सामने आई।
जिसके निदेशक सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग बने। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को भी निदेशकों के बोर्ड में शामिल किया गया। इसके बाद एजेएल के शेयर एक डील कर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया और 90 करोड़ का कर्ज 50 लाख लेकर माफ कर दिया गया। 22 जनवरी 2021 को सोनिया गांधी इसकी निदेशक बन गई। यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी सोनिया राहुल के पास है, बाकी 24% मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी, जो अब जीवित नहीं है। बता दें कि पूरे भारत में एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति है। इन संपत्तियों को हड़पने के लिए कांग्रेस ने चालाकी दिखाकर यंग इंडिया का गठन कर लिया। ये सभी काम बहुत ही शातिर तरीके से किए गए। एजेएल को शुरू करने वाले शेयरधारकों की संख्या लगभग 5000 थी। 2010 तक 1097 शेयरधारक ही रह गए, जिनमें पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांति भूषण के पिता और इलाहाबाद मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी थे। भूषण का दावा है कि उनके पिता ने एजेएल की स्थापना पर 300 शेयर खरीदे थे। भूषण ने एजेएल का स्वामित्व यंग इंडियन को दिए जाने को गैर कानूनी बताया था। यहीं से कांग्रेसियों के काले चिट्ठे खुलने की शुरुआत हुई। साल 2012 में जब मामले की कलई खुली तो बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एजेएल का स्वामित्व यंग इंडियन को मिलने की डील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बिना देरी करते हुए सोनिया राहुल समेत बाकी कांग्रेसियों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में केस करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि ये डील गैर कानूनी तरीके से की गई थी। कंपनी ने 50 लाख रुपए देकर एजेएल का स्वामित्व हासिल कर लिया। देश के साथ साथ शहरों के प्राइम लोकेशन पर मौजूद एजेएल की जमीनों की कीमत ही 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ 50 लाख में हासिल कर लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया ने एजेएल तो खरीद ली, लेकिन इसकी जानकारी शेयरधारकों को नहीं दी गई और न ही समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। इससे जाहिर था कि कंपनी की नजर एजेएल की बेशकीमती संपत्तियों पर थी। सुब्रमण्यम के इसी मुकदमे के बाद नेशनल हेराल्ड के मामले सामने आए। फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस कोर्ट में है और जांच ईडी कर रही है। 2014 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की थी। ईडी ये पता लगाना चाहती थी कि क्या इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या फिर नहीं। खैर, जो सबूत हाथ लगे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल को खोल रहा है। इसी के साथ मामला बढ़ा तो 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में समन किया। दोनों लोग कोर्ट के सामने पेश हुए, जिसके बाद 19 दिसंबर 2015 को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। राहुल सोनिया गांधी ने केस रद्द करने की मांग की। हालांकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बस सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। वहीं अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया, जिससे सोनिया और राहुल गांधी के पसीने छूट गए, क्योंकि सारी घोटालेबाजी पर धीरे धीरे पानी फिरने लगा। वहीं फरवरी 2019 को गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद ईडी ने मामले पर एक्शन तेज किया और 1 जून 2022 को ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेज दिया। इस नोटिस ने पूरी कांग्रेस पार्टी के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस केस में एक दो नहीं बल्कि आधी से ज्यादा कांग्रेस शामिल है। 13 जून 2022 को राहुल गांधी दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुए, लेकिन ठीक तरीके से किसी भी सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया, जिसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी को भी समन किया था, लेकिन बीमारी के कारण वो अस्पताल में भर्ती थी और पेश नहीं हो पाई। लेकिन अब ईडी ने इस केस में अपनी सख्ती बढ़ा दी है। पवन बंसल से पूछताछ में कई सबूत मिल गए हैं, तो ऐसे में अब ईडी कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर पहुंच सकती है। न सिर्फ आलाकमान के नेता अंदर जाएंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी घोटालों का बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि ईडी ने भूपेश बघेल को भी जेल भेजने की तैयारी कर ली है। भूपेश बघेल के खिलाफ सट्टेबाजी में 500
करोड़ से ज्यादा की रकम बचाने के सबूत मिल गए हैं। तो राजस्थान में मंत्रियों की तिजोरी ने कई राज खोल दिए हैं। चुनावी परिणाम से कांग्रेस की तबाही तय है। राहुल, सोनिया गांधी के साथ साथ बड़े बड़े नेता अब सलाखों के पीछे नजर आने वाले हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।